वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और आज हम 22 जनवरी की करंट अफेयर को हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि 22 जनवरी से यूपीएससी के फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो फॉर्म है, डेट है, वो 22 जनवरी से शुरू हो चुका है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप उस फॉर्म को जरूर फिल करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 न्यूज है जिसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से संबंधित। पहला है आपका एंड टू सिटीजन बाय बर्थ। अब देखो ना, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही धमाका शुरू कर दिया है। हालांकि भारत को भी इसका प्रभाव, भारत पर भी इसका पड़ेगा। एंड टू सिटीजन बाय द बर्थ इन यूएसए। अमेरिका में आप बाय बर्थ जन्म लेने वाले वो नागरिकों की नागरिकता समाप्त करने की बात कही जा रही है। हम लोग चर्चा करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। इंडो फ्रांस रिलेशंस के बारे में और इंडो यूएसए न्यूक्लियर डील और डेटा प्रोटेक्शन ड्राफ्ट रूल। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है, यू मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, जैसा कि हमने आपको मेंशन किया है। चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ट्रंप साहब, देख लो ट्रंप का ट्रंप क्या है। ट्रंप में आपको बता दूं कि अभी फिलहाल इन्होंने कहा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमेरिका में जन्म लेने वाले जो बर्थ, जैसे कोई भारतीय, अगर भारतीय जो H1 वीजा, भारतीय जो हैं, अगर हम बात करें कि अमेरिका में एक H1B एंड टेम्पोररी वीजा के थ्रू वहां पर गया और जाने के बाद अपनी फैमिली को रेज कर रहा है, उसी फैमिली के दौरान उसका एक बच्चे का जन्म होता है, तो वहां बर्थ बाय बर्थ उनको सिटीजनशिप मिल जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहां पर ट्रंप ने कहा कि सिंपल सी बात है कि वो सभी बच्चे, कैंसिलिंग प्रोविजन सिटीजनशिप बाय बर्थ विच कुड बी डायरेक्टली अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स वर्किंग इन द यूएसए अंडर H1B1 टेम्पोररी वीजा हुज होप टू रेज देयर फैमिली देयर। तो ये सबसे पहला कदम इन्होंने इस तरीके का उठाया। दूसरा, साथ में इन्होंने ये किया ट्रंप साहब ने कि 100% टैक्सेस लगाने जा रहा है ब्रिक्स कंट्री पर। ब्रिक्स में आपको शुरुआती दौर में 5 देश थे, अभी फिलहाल ब्रिक्स में 10 मेंबर हैं, और कहा कि ब्रिक्स के उन सभी देशों पर आपको 100% टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, ड्यूटी लगाने जा रहा है, लेवी, जो कोशिश करता है कि नॉन डॉलर ट्रांजैक्शंस को रेफर करता है, यानी डी डॉलराइजेशन करता है, यानी डॉलर की इंपैक्ट को कम करना चाहता है, उन सभी देश ग्रुप पर इंक्लूडिंग इंडिया पर भी ये टैक्सेस लगाने की बात कही जा रही है। तब सोचने वाली बात है कि भारत और अमेरिका के बीच के संबंध क्या हो गए, क्योंकि भारत भी ब्रिक्स का सदस्य है। हालांकि उसमें चाइना, रशिया, इनडायरेक्टली चाइना और रशिया पर ये टारगेट किया गया है, लेकिन भारत भी उसका हिस्सा बनेगा, क्योंकि भारत भी ब्रिक्स नेशन के वो सभी डेवलपिंग कंट्री का पार्ट है। तो जो भी नॉन डॉलर ट्रांजैक्शंस करने वाले जो देश हैं ब्रिक्स के अंदर, उन सभी देशों पर 100% टैक्सेस लगाने की बात कर रहा है। अब आपको बता दूं कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ मार्को रूबियो से मिलते हैं, है ना, मार्को रूबियो से मिलते हैं, डिस्कस करते हैं इंडिया यूएसए बायलैटरल रिलेशनशिप को लेकर, क्वाड को लेकर भी। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस समिट के दौरान इंडिया जो है बाकी के अन्य चीजों पर डिस्कशन करेगा, बातें करेगा। यह भी कहा जा रहा है कि मिस्टर ट्रंप, ऐसा कहा जा रहा है कि एस जयशंकर रूबियो वुड बी डिस्कस कि मिस्टर ट्रम्प्स विजिट टू इंडिया एंड टेकिंग फॉरवर्ड टू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एज वेल एज ए कंसर्न ओवर ई माइग्रेशन एंड टैरिफ के बारे में भी ट्रंप साहब विजिट करेंगे और इन सारे समस्या का समाधान करेंगे। हालांकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत का संबंध अमेरिका से बेहतर है, तो इसका समाधान तो होगा ही होगा। इंडो पैसिफिक ग्रुपिंग में चाइना को क्रिटिसाइज किया उन्होंने, और उसके बेसिस के आधार पर हम तो, अमेरिका तो चाइना को ऐसे भी क्रिटिसाइज करेगा,
अब हमारे एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा? अब प्रश्न सिटीजनशिप को लेकर पूछ सकता है। जैसे भारत में सिटीजनशिप एक्वायर्ड करने के लिए अगर भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बाय बर्थ, डिसेंट्स, रजिस्ट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू भारत की नागरिकता को आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर डिसेंट्स का मतलब वंशज के थ्रू हुआ, जन्म के आधार पर, रजिस्ट्रेशन और इसके आधार पर। हमारे यहाँ सिटीजन्स एक्ट 1955 के प्रोविजन में ये बात कही गई है कि अगर एक व्यक्ति जो है बाय बर्थ जन्म लेता है इस देश के अंदर में और वो 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला वो हर बच्चा जो है बाय बर्थ यहाँ नागरिकता प्राप्त कर सकता है। एटलीस्ट उसका पेरेंट्स जो है भारतीय होना चाहिए नागरिक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में भी पॉलिटी में पढ़ा होगा कि कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है ना। इन सभी चीजों को, टर्मिनेशंस के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर सिटीजन वॉलंटरी अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो जाहिर सी बात है कि भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं? चलिए ये सब कहानी आप पढ़ते रहिएगा पॉलिटी के अंदर में। हम आगे दूसरे न्यूज पर चलते हैं। दूसरा न्यूज है कि आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जल बंटवारा, सिंधु नदी यानी इंडस रिवर ट्रीटी के थ्रू 5 नदियों का बंटवारा किया गया है। यानी टोटल मिला के 6 नदियां हैं। उन 6 नदियों में कौन कौन है भाई? सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है कि नहीं? और जाहिर सी बात है कि ब्यास नदी हुआ 6 नदी। 3 नदी भारत को मिला है। 3 नदी को रावी, सतलज और ब्यास मिला। इंडस, झेलम और चेनाब ये मिला पाकिस्तान को। वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में नदियों का विभाजन किया गया। तो उसमें यह कहा गया कि जो जो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किए गए हैं इस टर्म के अकॉर्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी के 1960 के तहत, और डिसाइड किया गया कि जो डिफरेंसेस और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिफरेंसेस है खास करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि भारत इंडस ट्रीटी रिवर पर, आपको इंडस रिवर पर कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है और उसको लेकर पाकिस्तान का कंसर्न है भारत को लेकर कि भैया आप ट्रीटी का हनन कर रहे हैं। यानी कि आप जो है भारत जो है उस पर बना रहा है, उसको लेकर डिस्प्यूट है। उस डिस्प्यूट का, उस समस्या का समाधान करना होगा, क्योंकि IWT के टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमिटी भी बनाई। मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशंस, आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ने पहली बार एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाया था और उसके बेस के आधार पर समस्या का समाधान करने की कोशिश की थी। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि इंडस वैली यही है। आपको इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू पाकिस्तान और भारत को नदियों का बंटवारा किया गया। 1960 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में नदियों का विभाजन किया गया। पार्टीशन ऑफ इंडिया कट अक्रॉस द इंडस रिवर बेसिन विच हैज बीन टू इंडस रिवर प्लस 5 मेन ट्रिब्यूटरी के बेसिस के आधार पर। इंडिया राइट्स ओवर दीज रिवर्स में आपका लिमिटेड 2080 का रेशियो है। आपका 2080 का जो नदियां इंडिया को मिला है तो 80% वाटर यूज करेगा, जो नदी पाकिस्तान को मिला है वो 80%, 20% भारत यूज करेगा। इस तरीके से था और हर 5 साल पर एक इंस्पेक्शन होंगे प्रॉपर तरीके से कि सब ठीक ठाक है या नहीं, इस तरीके से। लेकिन भारत जो है, इंडिया को मिला सतलज, ब्यास और रावी, वहीं पर वेस्टर्न रेड में चेनाब, झेलम, इंडस पाकिस्तान को मिला। भारत जो है इंडस पर एक, आप देख, चेनाब पर एक बगलिहार डैम बनाया है इलेक्ट्रो पावर, उसी प्रकार से भारत अन्य जगहों पर भी डैम बनाया है। लेकिन उसका एक लीगल प्रोसीजर के बेसिस पर आधार पर उसी को लेकर डिस्प्यूट चल रही है, उसी को लेकर डिस्प्यूट है और वही डिस्प्यूट के लिए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात चल रही है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा न्यूज है आपका फ्रांस। फ्रांस के बारे में आप सबको पता होगा। तो भारत और फ्रांस अभी अग्री किया है बूस्ट कॉर्पोरेशंस ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर। भारत और फ्रांस के बीच में एक बायलैटरल हो, प्रॉपर तरीके से रिलेशंस बेहतर हो। आयर का क्वेश्चन है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री अगले महीने यानी कि फरवरी में 10-11 फरवरी को फ्रांस जाने वाले हैं। खास करके फ्रांस में जाने वाले हैं 10 और 11 फरवरी को, और वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक समिट होगा। खास करके एआई को लेकर यूरोप के ज्यादातर देश आएंगे। एआई को लेकर कंसर्न है कि जिस प्रकार से एआई का इंपैक्ट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसके आने वाले कल के बारे में भी सोचा जाए कि कल एआई क्या हो सकता है, क्या एआई के बढ़ते खतरा के बारे में, उसके समाधान के बारे में, उन सभी चीजों के बारे में
तो इसके साथ साथ मोदी जी जो है पेरिस समिट पर भी जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और मिस्री और मिस्टर डेस्कॉट्स ये सभी लोग इंडिया फ्रांस के स्पेशल टास्क फोर्स पर भी बात करेंगे, खास करके सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के, है ना। लास्ट जनवरी में भी विजिट हुआ था मैक्रोन। पर्टिकुलर जो टॉक होगा दोनों तरफ से, खास करके नॉट टू रिजॉल्व द इश्यूज मच डिले। जैतापुर में आपको न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में बनाया गया था। आपको बता दूं कि इंडिया और फ्रांस ने एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008 में साइन किया था। पहला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था जिसमें 990 मेगावाट के जैतापुर प्लांट बनाए गए थे आपके, और हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है ओवर के बेसिस के आधार पर आप कह सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ जितनी भी समस्याएं हैं, खास करके फ्रांस के साथ, कुछ समस्याएं तो नहीं कह सकते हैं कि भारत और फ्रांस जो है दोनों अग्री किया है कि हम लोग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करेंगे, हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी को सिक्योर करेंगे इंडियन ओशन रीजन के आसपास में। काउंटर थ्रेट जो है डिप्लॉय किया गया है, चाइना का जो इंपैक्ट है, इंडिया और फ्रांस अग्री किया है ज्वाइंट असेसमेंट को लेकर भी, मैरीटाइम में जो सिक्योरिटी को बढ़ाने को लेकर के भी, जो जिस प्रकार से इलीगल मैरीटाइम्स होता है, आपको पायरेसीज होते हैं, आर्म्स रॉबरी होता है, मैरीटाइम टेररिज्म होता है, स्मगलिंग्स होता है, इलीगल और रेगुलेटेड फिशिंग होता है, हाइब्रिड एज वेल एज ए साइबर सिक्योरिटी के थ्रू, इन सभी समस्या का समाधान भारत और फ्रांस मिलकर के करेगा। उसी प्रकार से भारत और फ्रांस ने ऐसे बहुत सारे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया है। उनमें से प्रमुख जो भारत और फ्रांस के बीच में जो चीजें होती है वो शक्ति है, वरुण है, गरुड़ है, आपका फ्रेनिक्स जिक्स है। ये प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज है जो फ्रांस के साथ मिलकर के कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका तीसरा। चौथा अगर हम बात करें, इसके बारे में पहले भी हो चुका है, हम बात करें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, खास करके एडिटोरियल है जो हो सकता है आने वाले कल में बार बार पूछेगा, कई बार इसका डिस्कशन भी हुआ। व्हाट डू ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन स्टेट, व्हाट डू ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन। आजकल जो है डेटा का जमाना है, आप सबको पता होगा कि डेटा के बिना आजकल कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ डेटा है। कुछ भी आप सर्च कर रहे हो डेटा है आपका, कंपनी के पास बहुत सारी डेटा है, इन सभी चीजों के पास, तो कहने का मतलब कुछ भी कर रहे हो डेटा है। तो अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 3 जनवरी 2025 को ड्राफ्ट रूल जो है इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। आपको बता दूं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये 16 महीने बाद इसको क्या किया जाए, इंप्लीमेशन करने की बात कही जा रही। ये ड्राफ्ट रूल इंट्रोड्यूस कर रहा है डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि वो मेजर हो रेस्ट्रिक्शन जो फ्लो ऑफ डेटा विद इन ज्यूरिडिक्शन, यानी कि जो हमारा डेटा, मान लिया कि मेरा नाम है, मेरा घर का पता है, मेरा बायोमेट्रिक्स है, मेरा सारा इंफॉर्मेशन किसी दूसरे देश के पास नहीं जाना चाहिए, हमारी ज्यूरिडिक्शन में ही उसका यूज होना चाहिए। डेटा डील, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां डेटा बेच रही होती, विदेशी कंपनियों को डेटा दे रही होती, वो हमें ट्रैक कर रहा था, हमारे मूवमेंट को ट्रैक कर रहा होता है, जिसके कारण से हमारा राइट्स के खिलाफ है, हमारी प्राइवेसी के खिलाफ है, एक तरीके का कह सकते हो। तो डेटा डीलोकलाइजेशन रेफर टू मेजर दैट रिस्ट्रिक्ट अ फ्लो ऑफ डेटा विद इन ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द बॉर्डर। सो यहां पर डीपीडीपी जो है कहता है, परमिट करता है डेटा में आपका कि गवर्नमेंट टू लिमिट पर्सनल डेटा ट्रांसफर इन कन्फाइंड सच अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक नोटिफाइड कंट्री। तो सरकार को उस डेटा पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट्स में, इस रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी डेटा को आप क्रॉस बाउंड्री आप नहीं बेच सकते हैं विदाउट परमिशन। आपका करंटली में फाइनेंशियल पेमेंट हुआ, इंश्योरेंस डेटा हुआ, ये डोमेस्टिकली स्टोर होना चाहिए, किसी दूसरे, इसकी कॉपी किसी दूसरे देश में नहीं जाना चाहिए ताकि वो उसका मिस यूज करे। आपका गवर्नमेंट इस बात को क्लैरिफाई करे, कमिटी को प्रपोजल दे कि भाई कोई भी ऐसी जो है उस डेटा का मिस यूज नहीं होना चाहिए। तो ये देख सकते हो कि डेटा प्रोटेक्शन जो है इसमें सेक्शन नंबर 36 टू डीपीडी एक्ट कहता है कि कंजक्शन विद द रूल 22 इंपावर्ड यूनियन गवर्नमेंट थ्रू द डेजिग्नेटेड ऑथोराइज्ड पर्सन to demand any information from the data of fiduciary or intermediary in the interest of Indian sovereign integrity और नेशनल सिक्योरिटी के अंदर में आएगा। यानी हमारा डेटा का मिसयूज कोई नहीं कर सकता है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 के भी इस बात को इंश्योर करता है कि नागरिकों आर नॉट लेफ्ट टू अनवेयर टू नेचुरल बेसिस के आधार पर। तो इसको लेकर के भी ये न्यूज जो है चर्चा में है। क्लियर है कि नहीं?
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज था जो आपको इस पर कई बार हमने डेटा लोकलाइजेशन पर भी, डीलोकलाइजेशन पर भी हमने चर्चा किया था इससे रिलेटेड। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जिसकी हम लोगों ने चर्चा की है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाकी आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।